नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देंगे। श्री मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भारत इजरायल संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आज डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, भारत अफगानिस्तान के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 15,000 के पार। भारतीय सेना ने तुर्की के हताय प्रांत के इस्कंदरुन में एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट आज से नागपुर में। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल सदन को बताया कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में कहा है कि उनकी सरकार ने राष्ट्रहित में कई निर्णय लिए हैं और अन्य देशों में भारत के प्रति सकारात्मकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ये सुधार मजबूरी से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार की प्राथमिकता वंचितों, गरीबों, आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करना है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने आदिवासी समाज का गौरव तो बढ़ाया ही, लेकिन आज आजादी के इतने सालों के बाद आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है, उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा है, और इसके लिए ये सदन भी और देश भी उनका आभारी हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन का हर पल देश की जनता के लिए समर्पित किया है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए 2004 से 2014 तक को एक खोया हुआ दशक बताया। श्री मोदी ने कहा कि इस अवधि के दौरान कई घोटालों और आतंकवाद की घटनाओं ने देश को तबाह कर दिया था। सरकारी कल्याणकारी उपायों को सूचीबद्ध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के कई देशों में कोविड महामारी, अस्थिरता और संघर्ष, बढ़ती मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता देश के लिए गौरव का क्षण है। देश के बढ़ते डिजिटल बुनियादी ढांचे और तकनीकी कौशल पर श्री मोदी ने कहा कि भारत एक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरा बड़ा देश बन गया है। घरेलू विमान यात्री एयर ट्रैफिक में आज विश्व में हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत एनर्जी कंजम्पशन में दुनिया में एक कंज्यूमर के रूप में तीसरे नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच कल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और भारत इजरायल की बहुआयामी मैत्री को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच नवाचार, साझेदारी और रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में जारी सहयोग पर और ध्यान देने के तरीकों पर भी चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव और G20 अध्यक्षता के चल रहे समारोह के दौरान डिजिटल पेमेंट उत्सव का व्यापक अभियान शुरू करने की भी योजना बनाई गई है। ये उत्सव 9 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य देशव्यापी डिजिटल अदायगी को बढ़ावा देना है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अफगान के लोगों के कल्याण और मानवीय आवश्यकताओं पर बल दिया है। रूस के मॉस्को में सुरक्षा परिषदों के सचिवों और अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बहुपक्षीय बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि भारत अफगान के लोगों की मानवीय सहायता को पूरी करने से पीछे नहीं हटेगा। श्री डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान एक कठिन समय से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ भारत का ऐतिहासिक और विशेष संबंध रहा है। अफगानिस्तान के लोगों की मानवीय आवश्यकता की पूर्ति और भलाई भारत की पहली प्राथमिकता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा आपूर्ति पर फोकस करते हुए भारत अब तक अफगानिस्तान को 40,000 मीट्रिक टन गेहूं, 60 टन औषधि, 5 लाख कोविड टीके, शीतकालीन वस्त्र और 28 टन आपदा राहत सामग्री भेज चुका है। मेजबान देश के अलावा भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान की मानवीय चुनौतियों और सुरक्षा स्थिति सहित अफगानिस्तान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत भारत की 6ठी उड़ान आज तुर्की पहुंच गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में बताया कि और भी खोजी और बचाव दल, डॉग स्क्वाड, जरूरी राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जाने के लिए तैयार हैं। भारत आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के लिए हताए में फील्ड अस्पताल बनाने की भी तैयारी कर रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये 30 बिस्तरों वाला अस्पताल सभी चिकित्सा सुविधाओं से युक्त होगा, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन मशीन और वेंटिलेटर उपलब्ध होंगे। इस बीच तुर्की और सीरिया में भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,000 हो गई है। राहत एजेंसियों और बचाव कार्यकर्ताओं ने आगाह किया है कि मलबे में अभी भी बहुत से लोगों के दबे होने के कारण मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। बचाव कार्यकर्ता भूकंप से बुरी तरह से प्रभावित हैं और भूकंप के बाद मलबे के आसपास कमजोर हो चुकी मूलभूत संरचना के भवनों के गिरने की भी आशंका है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने 2 विनाशकारी भूकंप को लेकर अपनी सरकार की प्रतिक्रिया का बचाव करते हुए कहा है कि आपदा के अनुरूप तैयारी करना संभव है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Northeast Diary program broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, on the 9th of February 2023, brings an exclusive interview with the Gangtok-based environmentalist and organic farmer Dr. Ghanshyam Sharma. Looking forward to seeing you there. खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मेघालय में कल सभी 60 विधानसभा क्षेत्रों के 12 जिलों में नामांकन पत्रों की जांच की गई। 375 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए, जिनमें से 36 महिला उम्मीदवार हैं। कल राज्य में नाम वापसी का आखिरी दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विशेष संगीत कार्यक्रमों की योजना बनाई है। मेघालय में चुनाव आयोग वोटर जागरूकता बढ़ाने के लिए म्यूजिकल बैंड और संगीत कार्यक्रमों का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। आकाशवाणी के साथ खास बातचीत में मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी FR खारकोंगोर ने बताया कि आगामी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के अवसर पर खास कार्यक्रम माई वोट माई वैलेंटाइन आयोजित किया जा रहा है। We use music in a very passionate way to promote elections and to promote electoral participation rather. We also have our election icon, which is a musical band. We are actively using musical bands and the musical groups. In fact, next week we have a program called My Vote My Valentine. It's part of the Mission 300. ये आयोजन उन 300 मतदान केंद्रों पर होगा जहां पिछली बार राज्य के सामान्य औसत से कम मतदान हुआ था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, शिलांग। इस बीच त्रिपुरा के अगरतला में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र आज जारी करेंगे। वाम दलों के प्रकाश करात और बृंदा करात सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेता, भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, कांग्रेस और टीएमसी नेता राज्य के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार करेंगे। एक रिपोर्ट।
सभी राजनीतिक पार्टियां और नेता चुनावी रैलियों और घर घर जाकर महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा, बेहतर नौकरी और स्वास्थ्य सुविधा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उम्मीदवारों द्वारा इन चुनावी रैलियों में बोला जा रहा है। इस महीने की 16 तारीख को करीब 14 लाख महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकती है। इस चुनाव में कुल मिलाकर 22 महिला उम्मीदवार मैदान में है। सत्तारूढ़ भाजपा ने सबसे ज्यादा 11 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें से केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपुर सीट से चुनाव लड़ रही है, जबकि बडहरत सीट से मीनारानी सरकार फॉरवर्ड ब्लॉक के अपने भतीजे पार्थ रंजन सरकार के खिलाफ है। कुणाल शिंदे के साथ मैं मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। राज्य में मतदान 27 फरवरी को होगा और मतगणना 2 मार्च को होगी। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत पर्यावरण और जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की पहली बैठक आज बेंगलुरु में शुरू होगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपर सचिव ऋचा शर्मा ने कल बेंगलुरु में संवाददाताओं को बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जैव विविधता के नुकसान, समुद्री प्रदूषण, मैनग्रोव्स और कोरल रीफ का संरक्षण चर्चा के मुख्य मुद्दे होंगे। G20 के पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक गुजरात के ढोडू में हो रही है। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडल और प्रतिनिधि व्हाइट डेजर्ट के योग सत्र में भागीदारी करेंगे। ये प्रतिनिधिमंडल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा देखने जाएगा। पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक से अलग शाम को पुरातात्विक पर्यटन संवर्धन पर एक विशेष सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। यूरोपीय और यूरेशियन मामलों के लिए अमरीकी सहायक विदेश मंत्री कैरेन डोनफ्राइट ने कहा है कि रूस से तेल खरीदने में भारत ने जो दृष्टिकोण अपनाया है उससे अमरीका को कोई परेशानी नहीं है और वाशिंगटन नई दिल्ली पर प्रतिबंध लगाने के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से नागपुर में शुरू हो रहा है। भारत इस ट्रॉफी को जीतना चाहेगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया 2004-05 के बाद भारत में अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला को जीतने की कोशिश करेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 दिवसीय खेलो इंडिया के राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का तीसरा संस्करण आज से गुलमर्ग में शुरू होगा। केंद्रीय खेल, युवा मामले, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए आज दोपहर गुलमर्ग में विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट पहुंचेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधने की खबर सभी समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित की है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य को दिया है, निराशावादियों को नहीं दिखता विकास। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, मेरा सुरक्षा कवच जनता का भरोसा झूठ से नहीं टूटेगा। जनसत्ता की सुर्खी है, मुझ पर भरोसा अखबार की सुर्खियों व टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं आया। दैनिक जागरण लिखता है, तुर्की और सीरिया में इमारतों के मलबे में जिंदगी की तलाश, 17 घंटे तक मलबे में दबी छोटे भाई को बचाती दिखी बच्ची। हरिभूमि लिखता है, भीषण सर्दी और बर्फबारी के बीच राहत और बचाव अभियान जारी, दूर दराज इलाके में फंसे 10 भारतीयों को बचाने के प्रयास शुरू। रेपो रेट बढ़ने से कर्ज और महंगा होने के आसार, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, रेपो रेट बढ़ी, ईएमआई बढ़ेगी, 10 महीने में छठी वृद्धि, लोन होंगे महंगे। गाजियाबाद में अदालत परिसर में तेंदुए के हमला करने की खबर अधिकतर अखबारों ने प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित की है। डिप्रेशन पीड़ित व्यक्ति की बात सुनकर खामोश न रहें, प्रतिक्रिया दें, वरना उसमें एंजाइटी बढ़ने का खतरा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोगों के सुनने के व्यवहार को प्रयोग के आधार पर समझा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देंगे। श्री मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री के साथ भारत इजरायल संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आज डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ करेंगे। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 15,000 के पार। भारतीय सेना ने तुर्की के हताय प्रांत के इस्कंदरून में एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट आज से नागपुर में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।